आखिर क्या कारण था कि उस समय पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद अपने चरम पर था? क्यों घाटी में हिंदुओं की दिन दहाड़े हो रही हत्याओं को जम्मू कश्मीर और केंद्र की सरकारें चुपचाप देखती रही? क्यों मस्जिदों से अजान के बजाय हिंदुओं को मारने के फरमान सुनाई देते थे? और आपने ये भी नहीं बताया लोगों को कि 2001 में फारूक अब्दुल्ला साहब जी ने रोशनी एक्ट लाया था, जो सुनने में तो कोई बिजली देने का कोई प्रोजेक्ट लगता है, लेकिन असलियत में सरकारी जमीनों पर गैर कानूनी कब्जों का कानूनी तौर पर मालिकाना हक देने की स्कीम थी। अरे ये बिग लैंड एबोल्यूशन एक्ट क्या है पता है? यदि जम्मू कश्मीर का कोई भी मुसलमान जमीन ठेके पर लेकर खेती करता है तो कश्मीर की सरकार उस हिंदू को बिना मुआवजा दिए वो जमीन जबरन उस मुसलमान को दे सकती है। ये है बिग लैंड एबोल्यूशन एक्ट। क्यों जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जैसे आतंकी संगठन को साफ नहीं किया गया? क्यों आसिम मलिक जैसे आतंकियों को सजा नहीं दी गई? आखिर क्यों कभी किसी सरकार ने कश्मीरी हिंदुओं की पुनर्स्थापना के लिए कुछ नहीं किया? नमस्कार। असी गच्ची पाकिस्तान बटर ओवस तब बटने सान, मतलब हमें पाकिस्तान चाहिए और हिंदू महिलाएं भी, लेकिन अपने मर्दों के बगैर। ये उन नारों में से एक है जो 90 के दशक में कश्मीर घाटी में गूंज रहा था। ये वो दौर था जब रोज घाटी के मस्जिदों से हिंदुओं और अन्य गैर मुस्लिमों के खिलाफ मौत का फरमान जारी होता था। 16-17 साल के कश्मीरी मुस्लिम बड़े शौक से हथियार उठा रहे थे। उनके लिए आतंकवादी बनना बड़े फख्र की बात थी। आज़ादी और जिहाद के नाम पर हिंदुओं, उनके बच्चों का कत्लेआम और महिलाओं को रोज बलात्कार हो रहा था। लेकिन इतना सब होने के बावजूद हमारे देश की राज्य सरकार और केंद्र सरकार अंधी बहरी बनी बैठी रही। तो आज के वीडियो को ना स्किप करें और ना अधूरे में छोड़े, क्योंकि आज के वीडियो में 1990 से लेकर 2022 तक की पूरी पॉलिटिक्स का चीरहरण होगा। द कश्मीर फाइल्स के ट्रेलर जब मैंने रिव्यू किया था तो कहा था कि ये फिल्म नहीं, एक धमाका है जिसकी आवाज़ से न जाने कितने लोगों की नीचे की जमीन हिल जाएगी। और आज वही हुआ। फिल्म को जनता का प्यार इस कदर मिला कि आज जनता सिस्टम और सरकार से सवाल पूछ रही है। आखिर क्या कारण था कि उस समय पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद अपने चरम पर था? क्यों घाटी में हिंदुओं की दिन दहाड़े हो रही हत्याओं को जम्मू कश्मीर और केंद्र की सरकारें चुपचाप देखती रही? क्यों मस्जिदों से अजान के बजाय हिंदुओं को मारने के फरमान सुनाई देते थे? आखिर कैसे इतनी आसानी से घाटी के कश्मीरी मुस्लिमों को जिहाद और आज़ादी के नाम पर AK-47 जैसे आधुनिक हथियार मिल रहे थे? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। सब खुद को पाक साफ बताने में लग गए। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और इसी चक्कर में केरल कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट होता है कि 1990 में सिर्फ 300 हिंदू मरे थे और 15,000 मुसलमान मरे थे, और सबूत के तौर पर एक फेक RTI चिपका देते हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में घूम रहा था। फिर किसी ने बताया कि चचा गलत पोस्ट कर दिए हो, तो चचा ने वो ट्वीट को डिलीट किया और दूसरा ट्वीट चिपका दिया, जिसमें उस समय के राज्यपाल जगमोहन जी को कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का जिम्मेदार बताते हुए उन्हें RSS का एजेंट बता दिया। लेकिन आजकल के रिपोर्टर भी ना पता नहीं कहाँ से रिपोर्ट निकाल कर ले आते हैं। तो ये वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि उस समय के नरसंहार के जिम्मेदार जगमोहन जी थे या फिर कोई और। जनवरी 1990 से मई 1990 तक 5 महीने जगमोहन जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे। इसके बाद उन्हें हटा दिया गया। लेकिन 20 अप्रैल 1990 को राज्यपाल रहते ही जगमोहन ने राजीव गांधी को चिट्ठी लिखी। तब राजीव गांधी विपक्ष के नेता थे। इस चिट्ठी में जगमोहन ने राजीव गांधी को लिखा कि क्या आपको यह याद दिलाने की जरूरत है कि 1988 की शुरुआत से, ध्यान से देखिए, 1988 की शुरुआत से मैंने आपको कश्मीर में पनप रहे तूफान के बारे में चेतावनी देनी शुरू कर दी थी। लेकिन आप यानी राजीव गांधी और आपके आसपास रहने वाले सत्ताधारियों के पास इन चेतावनियों को देखने का न समय था न विजन था। यह चेतावनी इतनी साफ और स्पष्ट थी कि उनकी उपेक्षा करने को ऐतिहासिक भूल ही कहा जाएगा। 1988 में केंद्र में किसकी सरकार? राजीव गांधी। आगे लिखते हैं इस चिट्ठी में जगमोहन, मैं आपको कुछ चेतावनियों के बारे में बताता हूं। अगस्त 1988 में घाटी के अंडरकरंट का विश्लेषण करने के बाद मैंने कहा था कि संकीर्ण और कट्टरवाद का ढोल पीटने वाले लगातार काम कर रहे हैं। तोड़फोड़ बढ़ रही है। बॉर्डर पार होने वाली घटनाओं का साया घाटी पर पड़ रहा है। घातक हथियार आ रहे हैं। यह भी 1988 में बता दिया गया, लेकिन राजीव गांधी और उनकी सरकार ने कुछ नहीं किया। और बात करें कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की संख्या की, तो सरकार के पास कोई डाटा एक्चुअल में नहीं है कि कितने मारे गए थे। लेकिन कश्मीरी संघर्ष समिति के आंकड़ों की माने तो जनवरी 1990 में कश्मीर में हिंदुओं के 75,343 परिवार थे। 1992 में लगभग 70,000 से ज़्यादा परिवार इस्लामी आतंकवाद की वजह से घाटी से पलायन कर गए। वर्तमान में कश्मीर में लगभग 800 हिंदू परिवार ही बचे हैं। 1941 में कश्मीरी पंडितों की संख्या 10 लाख के आसपास थी, जो कि
कुल आबादी का 15% थी। ये संख्या 1991 में घटकर 9,000 यानी कि 0.1% रह जाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नरसंहार हुआ होगा उस समय पर। लेकिन हमारे देश में 32 सालों से एक खामोशी छाई रही, जिसे द कश्मीर फाइल्स ने ऐसा तोड़ा कि संसद में वित्त मंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक को बोलना पड़ गया। और जब देश के प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष कैसे चुप बैठता। लेकिन क्या बोले, क्योंकि बोलने के लिए विपक्ष को इस फिल्म में छोड़ा नहीं ना। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में बेशर्मी की कोई हद नहीं होती, और इसी को पार करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश पटेल जी पहले जाकर द कश्मीर फाइल्स देखते हैं और फिर आकर अपना रिव्यू देते हैं। पिक्चर में एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई। जो कश्मीरी पंडित हैं उसका विस्थापन हुआ। ये वो दौर है जो 1990 का, जिसमें बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी का उस समय वो नेतृत्व कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी पूरे समर्थन में था। उस समय जगमोहन जी वहाँ के उपराज्यपाल थे। कश्मीरी पंडितों को रोकने का प्रयास नहीं किया गया, बल्कि कश्मीरी पंडितों को जाने के लिए उन्होंने कहा। भी उसका समाधान कुछ दिखाया नहीं गया। जब पिक्चर बनाते हैं, किसी समस्या को उठाते हैं, तो समाधान भी बताते डायरेक्टर, लेकिन उस डायरेक्टर ने समाधान नहीं बताया। तो मंत्री जी मीडिया को बता रहे हैं कि जब ये सब हुआ तब केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी। इन साहब ने ये नहीं बताया कि उस समय सरकार को बने सिर्फ 1 महीना ही हुआ था। देश में अस्थिरता का माहौल था, सरकार बहुमत की नहीं थी। और साहब ने यह भी नहीं बताया कि उस समय देश का गृह मंत्री कौन था, जिसकी बेटी के अपहरण के बाद 5 आतंकवादियों को रिहा किया गया, जिसके बाद कश्मीर में कत्लेआम और बढ़ गए। और ये भी साहब ने नहीं बताया कि भारत के पास इस वक्त एक सनसनीखेज दस्तावेज भी है। यह दस्तावेज पनून कश्मीर के चेयरमैन की लिखी चिट्ठी है, जो उन्होंने एनएचआरसी को लिखी। और इस चिट्ठी में 1995 की केंद्र सरकार की उस एफिडेविट का जिक्र है, जिसमें कहा गया था कि 1990 में कश्मीरी पंडित, गौर से सुनिए, उस वक्त कांग्रेस की सरकार ने कहा, यह इस चिट्ठी में लिखा है कि 1990 में कश्मीरी पंडित खुद की मर्जी से कश्मीर छोड़कर गए थे। वैसे बताने वाले इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, जैसे एनडीटीवी के ग्रुप एडिटर श्रीनिवासन जैन साहब हैं, जिन्होंने ट्वीट के माध्यम से एक वास्तविक प्रश्न किया है कि क्या कोई याद कर सकता है कि पिछली बार जब भारतीय राज्य ने अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हुए एक निजी तौर पर निर्मित फिल्म को बढ़ावा देने में अपना पूरा वजन डाला हो। इनके प्रश्न को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो एक तरह से ये कहना चाहते हैं कि भारतीय राज्य मतलब एक सरकार किसी फिल्म को प्रमोट कर रही है। आपने पहले कभी ऐसा सुना या देखा है कि अपना पूरा वजन ये एक फिल्म को प्रमोट करने में लगा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इस फिल्म के बारे में बोला है। तो इनका ये सवाल है। तो चलिए इन साहब को भी याद दिला देते हैं कि कैसे इंदिरा गांधी जी ने गांधी पर फिल्म बनाने के लिए एक विदेशी डायरेक्टर एटनबेरो को $10 मिलियन देती है, और उस मूवी को भारत में 30 नवंबर 1982 को रिलीज किया जाता है। और उस फिल्म में अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लुइस माउंटबेटन और लंदन में भारत के उच्चायुक्त रहे मोतीलाल कोठारी को भी श्रद्धांजलि दी जाती है। और इसके बारे में कोई सुनी सुनाई बातें नहीं बोल रहा हूँ। ऑफ इंडिया का पूरा आर्टिकल्स है, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्लिक करके पूरा पढ़िएगा और कमेंट्स करके इनसे पूछिएगा कि आखिर इस फिल्म के जरिए किसका प्रमोशन किया गया था, गांधी का या फिर किसी और का। खैर, पॉलिटिक्स डर्टी से भी डर्टी कैसे हो सकती है और कैसे अपने निम्नतर स्तर से भी नीचे गिर सकती है, वो आप इन चाचा जान की वीडियो को सुनकर और देखकर समझ सकते हैं। क्या ये डॉक्यूमेंट्री है या क्या ये कमर्शियल फिल्म है? अगर ये डॉक्यूमेंट्री है तो फिर हम मान के चलेंगे कि इसमें जो आपने दिखाया सही दिखाया, लेकिन फिल्म बनाने वाले भी कहते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन रियलिटी, बट इट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट्री। उसमें तरह तरह के झूठ दिखाए गए हैं बिलखसूस उस वक्त की हुकूमत के बारे में। हकीकत ये है कि जब ये वाक़ये हुए, जब कश्मीरी पंडित यहाँ से निकल गए, उस वक्त फारूक अब्दुल्ला वजीर आला नहीं था, उस वक्त गवर्नर राज था, जगमोहन साहब गवर्नर थे, वीपी सिंह साहब की हुकूमत थी। और वीपी सिंह की हुकूमत के पीछे कौन खड़ा था? बीजेपी की हुकूमत थी मरकज में जब कश्मीरी पंडित यहाँ से चले गए। तो ये क्यों नहीं दिखाते हो आप पिक्चर में?
फारूक अब्दुल्ला को तो आप दिखाते हो, लेकिन वीपी सिंह के पीछे बीजेपी को क्यों नहीं दिखाते? तो सुना आप लोगों ने इनको, ये बोल रहे हैं कि अगर ये फिल्म एक डॉक्यूमेंट्री है तो सही है, और अगर फिल्म है तो झूठ है। और बता रहे हैं कि उस समय फारूक अब्दुल्ला तो इस्तीफा दे चुके थे। लेकिन चचा, आपने ये नहीं बताया कि फारूक अब्दुल्ला जी ने इस्तीफा कब दिया था, किस दिन दिया था। उस वक्त जब कश्मीर जल रहा था, लोग मारे जा रहे थे, कत्ले आम मचा था, उस समय एक मुख्यमंत्री की जवाबदेही बनती है कि वो अपने राज्य के लोगों को सुरक्षित करे। लेकिन 18 जनवरी 1990 को इस्तीफा दे देते हैं और 19 जनवरी 1990 को कश्मीरी पंडितों का नरसंहार होता है। इस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। जिस वक्त कश्मीर जल रहा था, फारूक अब्दुल्ला ने सिर्फ इस बात पर कि जगमोहन को राज्यपाल क्यों बनाया, इस व्यक्ति ने इस्तीफा दे दिया। इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है उसको रोकूं बतौर मुख्यमंत्री। और आपने ये भी नहीं बताया लोगों को कि 2001 में फारूक अब्दुल्ला साहब जी ने रोशनी एक्ट लाया था, जो सुनने में तो कोई बिजली देने का कोई प्रोजेक्ट लगता है, लेकिन असलियत में सरकारी जमीनों पर गैर कानूनी कब्जों का कानूनी तौर पर मालिकाना हक देने की स्कीम थी, जिसमें करीब 25,000 करोड़ का घोटाला सामने आया है। लोगों को आपने ये नहीं बताया। और आपने ये भी नहीं बताया लोगों को कि धारा 370, जिसे आपके दादाजी यानी कि शेख अब्दुल्ला जी ने नेहरू जी के साथ मिलकर लाए थे, जिसमें कोई भी कश्मीरी महिला अगर देश के किसी भी राज्य के पुरुष के साथ शादी करती है तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाती थी, और अगर कोई पाकिस्तान का पुरुष कश्मीर की महिला से शादी करता है तो उसे कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। ऐसे धारा 370 को आपके दादाजी लेकर आते हैं, और भी बहुत सारे नियम धारा 370 में थे जिसने उसे भारत से काट कर रखा। ये आपने लोगों को और मीडिया को नहीं बताया। कोर्ट ने मेरी सारी जमीन उस मुस्तफा डार के नाम से कर दी, जो ठेके पर मेरा खेत जोतता था। कुछ नहीं बचा। अब ना तो वो जमीन हमारी रही चाचा जी, और न ही उस जमीन का मुआवजा हमें मिलेगा। क्या करें अब हम? क्या कहूँ, कुछ नहीं कर सकते बेटा। हम हिंदुओं के खिलाफ ये नाइंसाफी धारा 370 की ही देन है। कश्मीरी पंडितों को बर्बाद करने के लिए ही बनाई थी। अरे ये बिग लैंड एबोलिशन एक्ट क्या है पता है? यदि जम्मू कश्मीर का कोई भी मुसलमान जमीन ठेके पर लेकर खेती करता है तो कश्मीर की सरकार उस हिंदू को बिना मुआवजा दिए वो जमीन जबरन उस मुसलमान को दे सकती है। ये है बिग लैंड एबोलिशन एक्ट, ये है धारा 370-35 से, और इसी का नतीजा है ये गिरधारी जी का फैसला। तो ऐसी बहुत सी सच्चाई है जो आप लोग जनता को और मीडिया को नहीं बताओगे, लेकिन सच को छुपाने की कितनी भी कोशिश कर लो वो कहीं ना कहीं से सामने आ ही जाता है। और आज 32 सालों के बाद धारा 370 हटने और द कश्मीर फाइल जैसे मूवी बनने के बाद बहुत से चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। और क्योंकि अब देश की जनता इनसे सवाल पूछ रही है कि आखिर क्यों फारूक अब्दुल्ला के इस्तीफा देने के अगले ही दिन सैकड़ों हिंदुओं को मौत की घाट उतार दिया गया, क्यों टीकालाल टपलू और उनके जैसे सैकड़ों हिंदुओं के कातिलों पर मुकदमे नहीं चलाए गए, क्यों जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जैसे आतंकी संगठन को साफ नहीं किया गया, क्यों आसिम मलिक जैसे आतंकियों को सजा नहीं दी गई, आखिर क्यों कभी किसी सरकार ने कश्मीरी हिंदुओं की पुनर्स्थापना के लिए कुछ नहीं किया। इंसाफ की इस लड़ाई को लड़ते हुए 32 साल बीत चुके हैं और आज भी लाखों कश्मीरी हिंदू अपने घरों में जाने का इंतजार कर रहे हैं और सैकड़ों इसी इंतजार में दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। और जब ये सवाल लोग पूछ रहे हैं तो इन नेताओं को छटपटाहट हो रही है। और आज जनता जो ये सवाल पूछ रही है इसका सारा श्रेय जाता है द कश्मीर फाइल्स की पूरी टीम को, जिन्होंने इतनी मेहनत की है और इस सच को दुनिया के सामने बड़े पर्दे पर दिखाया। तो अगर अभी तक आप लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी है तो जाकर देखिए और लोगों को ये बताइए इस फिल्म के बारे में, ताकि और ज़्यादा लोग इस फिल्म को जाकर देखें। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक देकर इस वीडियो को और लोगों को भी शेयर कीजिएगा। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर बताइएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।